हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। और आज से हम कक्षा 12 के लिए नए बैचेस शुरू कर रहे हैं। तो इस बैच में हम आपके लिए रसायन विज्ञान की पर्याप्त कक्षाएं प्रोवाइड कराएंगे और इसके माध्यम से आपका बोर्ड लेवल का रिवीजन, पुराने वर्षों के प्रश्न सभी हल कराते हुए एक उत्तम तैयारी का प्रयास करेंगे। तो इसी के चलते हुए आज मैं वैभव तोमर आप सभी के सामने अपने कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अध्ययन के साथ आपके साथ अध्यापन कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो इसी चरण को आगे चलते हुए हम आज थोड़ा सा वीडियो लेक्चर कम देर का रहेगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि किस टाइप से हम आगे की जर्नी तय करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों इस बारे में कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम पर केमिस्ट्री क्लासेस 12 जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे की जर्नी कैसे तय करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल अध्ययन करते हैं और उस विषय में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन तो हमारे पास है चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर सेकेंड लास्ट चैप्टर है। एंड इसके लास्ट में आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक। ओके, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मतलब तो सिमिलर है। ठीक है, तो इस चरण में हम क्या क्या अध्यापन और अध्ययन करने वाले हैं उस विषय में आज थोड़ा सा और छोटा सा ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो उस विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपके लिए जुड़ने के पर्टिकुलर माध्यम बताना चाहता हूँ। आपके पास व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7599251079। इस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। ओके, जुड़ने के लिए किसी भी प्रश्न में कोई भी कठिनाई हो आप हमसे सुझाव ले सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के चलते हुए आपके पास दूसरा माध्यम है, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2। माध्यम नंबर 2 है टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री 12th क्लास। ठीक है, ये नाम है चैनल का। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री 12। इस पर आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अपने प्रश्न शेयर कर सकते हैं, उनके आंसर्स आप जान सकते हैं हमारे साथ। तो ये आपके पास 2 मेथड हैं, यानी कि ये कहें कि 2 आपके पास आधार हैं। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, दोनों भी चुन सकते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा ब्यौरा मैं अपनी
शिक्षा नीति के तहत बताना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार से आपका अध्ययन और अध्यापन कार्य को प्रसंगत तरीके से आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर लेके जाऊंगा। एक नई ऊंचाई का आयाम मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उस क्रम में बढ़ते हुए सबसे पहले प्रत्येक को पर स्टूडेंट को केमिस्ट्री में होते हैं 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक की दुनिया में आप थोड़ा बहुत रीड कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। उसी में थोड़ा सा बचा हुआ जो सेक्शन है वो 2 पार्ट हैं, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक एंड दूसरा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उप सह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक। ओके, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये 2 चैप्टर फिनिश कराते हुए आपकी ओर बढ़ जाऊंगा ऑर्गेनिक की ओर, ठीक है। सामान्य भाषा में इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और इसको कहेंगे कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। ओके बॉय। थर्ड पार्ट आता है हमारा फिजिकल, इसको कहते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तीनों सेक्शंस को कवर करते हुए हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और मैं एक आपको आंसर या उत्तर लेखन की एक प्रचुर कला को सिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से आप अपना बोर्ड में अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं, उस विषय में भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, भौतिक रसायन, ठीक है। अब इसी के मध्य चलते हुए इनऑर्गेनिक का पार्ट, इसमें 2 चैप्टर बचे हुए हैं, डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये फिनिश कराने के बाद आएंगे ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, मैं कहता हूँ टफ नहीं है, रिवीजन है। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, मैं कहता हूँ टफ नहीं है, केवल रिवीजन। ऑर्गेनिक की डोज अगर डेली लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं लोगे तो मुश्किलें उत्पन्न होगी, और मुश्किलों से मैं छुटकारा देने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। उसी के मध्य चलते हुए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा डिस्कशन और करना है इसके बारे में, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और आगे की जर्नी किस प्रकार से हमारी रहने वाली है उसकी पूरी की पूरी विशेषता का उल्लेख यहाँ पर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, प्रत्येक भाई को पर स्टूडेंट को यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार मैं चेक कर लूँ स्ट्रीमिंग। ओके, सब कुछ क्लियर है, ऑल इज़ वेल, थैंक यू। चलिए, पर स्टूडेंट को करना क्या है, मेरे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ जुड़ते हुए आपको सबसे पहले मेरे साथ जुड़ते हुए ध्यानपूर्वक, ये आपका सेक्शन है और ये मेरा सेक्शन है, मेरा सेक्शन है। चलिए मेरा नाम लिख दीजिए यहाँ पे, वैसे सब जानते हैं ना मेरा नाम, ठीक है। ओके, ये आपका सेक्शन है। पर स्टूडेंट को क्या करना है, अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाने हैं, मेरी तरफ से क्या एफर्ट्स होंगे वो मैं बताने वाला, ठीक है। पर स्टूडेंट को सबसे पहली बात
लेक्चर वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और भाई ये काम एकांत में करना है, अपने कानों में ईयरफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर। यू नो कि ऑनलाइन स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसमें और ज़्यादा टीचर का स्टूडेंट के प्रति एक अट्रैक्शन और एक इंटरेक्शन, अगर बोलूँ मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंटरेक्शन बन जाता है, क्योंकि उसमें उसको ऐसा फील होता है कि केवल टीचर मुझे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एकांत में ईयरफोन लगाते हुए स्टडी करनी है। आपकी तरफ से पहला एफर्ट ये हो गया, पूरी केमिस्ट्री आपकी टिप्स पर याद हो जाएगी, बस 3 रीडिंग कर लेना, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ जाना, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस रूल्स को फॉलो करो और ध्यान से सीखो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपकी तरफ से क्या लिया जाएगा, मैं जो भी नोट डाउन करने को बोलूँ, नोट डाउन करने को कहा जाए, करिएगा, करना होगा। ओके, बात समझ में आ गई। जो भी मैं नोट डाउन करने को बोलूँ वो नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, हेडिंग लिखनी है, और रिएक्शंस वगैरह जो आगे के पार्ट्स हैं उनको भी लिखना है। सबको शामिल करते हुए एक तरह से अच्छा नोट्स, अच्छी पढ़ाई, अच्छा नंबर। रूल है, बेसिक रूल है, फॉलो करोगे पा जाओगे। ठीक है, तीसरी बात आती है टेस्ट की। टेस्ट मिस नहीं करना है, टेस्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, टेस्ट मिस नहीं करना है। मेरी तरफ से क्या एफर्ट्स रहेंगे, ये रहे आपके एफर्ट्स, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है। जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, वो मैं सारे के सारे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जुड़कर। ठीक है, मेरे तरफ से क्या एफर्ट होगा, मेरे तरफ से होगा कॉन्सेप्ट को समझाना या डिस्कशन करना आपके साथ वीडियो लेक्चर के अंदर, समझाना। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरी रहेगी कंसेप्ट को लिखाना, और तीसरी चीज़ मेरी तरफ से रहेगी प्रीवियस ईयर, पुराने वर्षों के प्रश्नों को हल कराना। ये जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दें, इससे आप फ्री हो जाएं, ये मैं कराऊंगा। और साथ ही साथ आंसर स्किल्स, आंसर डेवलप कराऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है, अपना उत्तर कैसे अच्छा निखर के लाके आएँ, वो कैसे लिखना है, क्योंकि आपकी कॉपी जाएगी वहाँ पे, आपका नाम नहीं जा रहा है, आपका रोल नंबर जा रहा है और आपकी कॉपी जा रही है, आपको उसी पर नंबर मिलना है। कैसे नंबर लेना है तो वो मैं सिखाऊंगा, किस प्रकार से नंबर लेने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। लेक्चर को सुनना है पहले, वीडियो लेक्चर को। दूसरा, एकांत में ईयरफोन लगा के सुनना है। तीसरा, नोटबुक पर नोट डाउन करना है। जो भी मैं बोलूँ, मैं कहूँ लिखो तो लिखना है, मैं कहूँ रुको समझो तो रुक कर समझना है। ठीक है, एक्सेट्रा
टेस्ट मिस नहीं करना है आपको। मेरी तरफ से जो एफर्ट होंगे, कंसेप्ट को समझाना होगा, कंसेप्ट को लिखाना होगा, पुराने वर्षों के प्रश्न हल करूँगा मैं आपके ठीक सामने, जस्ट कैमरे के सामने हल करूँगा सब कुछ, ठीक है। ये आपकी तरफ से एफ़र्ट होंगे, ये मेरी तरफ से एफ़र्ट होंगे, और हम दोनों एफ़र्ट लगाने के बाद एक नई ऊंचाई को हासिल करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो बोर्ड में अच्छे मार्क लेके आना है तो भाई एफ़र्ट तो करना पड़ेगा, और ये बोर्ड की पढ़ाई है, ऐसी थोड़ी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आपके समक्ष कि जैसे अभी जो चैप्टर है उसका नाम है डी ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक दोनों एक ही में दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा डी ब्लॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हाट इज़ डी ब्लॉक? डी ब्लॉक में हम पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्यौरा देना चाहूँगा कि डी ब्लॉक आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्यौरा देना चाहूँगा। और ब्यौरा देना चाहूँगा तो ब्यौरा के माध्यम से मैं आपको बात सिखाना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक होते क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ये सारी की सारी बातें आने वाले लेक्चर्स में हम कंबाइन करेंगे। एक तरह से पूरा बड़ा सा लेक्चर होगा, मतलब काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसकी प्रॉपर्टीज़ कवर करूँगा। अभी डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज़ को लिखाऊंगा, समझाऊंगा, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें होंगी। प्रॉपर्टीज़ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। फिर इसमें आता है क्या, सह संयोजकता आती है, सह संयोजकता आती है। और आती है इसमें ऑक्सीकरण संख्या। ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और लिखना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आता है इसमें आयनन विभव आता है, आयनन विभव क्या होता है ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ इसमें आता है चुंबकीय गुण बताना होता है, चुंबकीय गुण कौन सा है। चुंबकीय गुण के साथ साथ इसमें बताना होगा आपको ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजकता, ऑक्सीकरण, आयनन विभव, चुंबकीय गुण, एटसेट्रा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। मैं आपके सामने एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा, एक एक प्रॉपर्टीज़ को अंतिम चरण तक लेके जाऊँगा समझाते हुए। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं कि डी ब्लॉक आखिर होता क्या है। तो डी ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद कराऊँ मैं। तो इसके क्रम में चलते हुए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, डी ब्लॉक तत्व होते क्या हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं, उनके अंतर्गत चलते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई थिंक मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। मैं आपको एकदम छोटे स्तर से ऊपर के स्तर तक लेके जाऊँगा। तो चलिए डेफिनेशन ये है केमिस्ट्री की भाषा में कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है, ऐसे एलिमेंट्स को डी एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बस एक बार ये याद रखना कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में प्रवेश पाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की अगर मैं कोशिश करूं तो देखिए, सब जानते हैं कि एटम होता है, एटम, ठीक है, एटम होता है और एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, मुझे नहीं पता है आप में से कौन इंटेलिजेंट है, कौन थोड़ा कमज़ोर है, कौन मध्यम वर्ग का है, कौन सतही वर्ग का है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं सभी को एक स्तर तक लाकर खड़ा कर दूंगा, ऐसी मेरी आशा है। और मैं तो उसके लिए बिल्कुल सतही स्तर से उठाना चाहूँ। तो एक एटम होता है, एटम परमाणु कहते हैं जैसे, परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर होती हैं सेल्स, ठीक है, सेल्स होती हैं, ठीक, सेल्स, सेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक, सेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सिस्टम होता है 2 8 8 18, 2 8 8 18 18 36, ठीक है, इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इस मॉडल के अनुसार। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, 3 और 3 6 और 2 8, इस टाइप से, ठीक है। किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक तो ये रूल हो गया 2 8 8 18 18 36, ओके। सेकंड चीज होती है कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है SPDF पर। S ये सेल हो गई, इसकी होती है उपसेल, ये उपसेल होती है, या इसको कहा जाए कि उपकक्षा, ये कक्षा हो गई। मतलब आप एक रूम में हैं, आपसे कह दिया जाए, यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए, उपकक्षा और कक्षा में अंतर समझाते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि कक्षा क्या होती है। आप पढ़ रहे हैं 12th में, कक्षा 12th में, ये तो हो गई एक जानकारी। अगर इसी को बढ़ाते हुए मैं कह दूं कि आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12th सेक्शन ए, सेक्शन ए क्या है, उपकक्षा या उपवर्ग, 12th क्या है, कक्षा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर एस क्या है, उपकक्षा है, इसी तरीके से पी आएगी, उपकक्षा। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो फिलिंग हमेशा उपकक्षाओं में होती है, उपकक्षाएं मौजूद होती हैं कक्षाओं में, और उपकक्षाओं में होती है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो जैसे एस सबसेल है, एस सबसेल है, तो एस सबसेल में एक उपकक्षा पाई जाती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रह सकते हैं। यानी कि किसी भी एक उपकक्षा में, किसी भी एक उपकक्षा में सिंगल इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भी रह सकता है। डबल इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा। ऐसा क्यों?
क्योंकि इसका फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इसका फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और दोनों फोर्स को संतुलित कर देते हैं। यहाँ फोर्स का मान शून्य हो जाता है और कोई भी इनके बीच में अट्रैक्शन यानी कि प्रतिकर्षण नहीं होता। ओके, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद होंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैं आगे तक की कहानी समझा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जब बात आती है तो आगे बढ़ते हुए मैं चलूँगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैं चलूँगा और चलने के साथ थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे ये होता है एस सबसेल, फिर होता है पी सबसेल। सबसेल का मतलब होता है उपकक्षा। ये पूछ रहा है सबसेल क्या होता है, मैंने कहा वो उपकक्षा होती है भाई। उपकोष कह दो या उपकक्षा कह दो, बात एक ही है, उपकक्षा। ओके, ठीक है। आई थिंक चॉक चेंज करना चाहिए मुझे। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। दूसरी भी उपकक्षा होगी, ये पी सबसेल हो गई। तीसरी आती है डी सबसेल। डी एफ सबसेल। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश पाता है तो वह एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में, कोई इलेक्ट्रॉन यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, थोड़ी डेफिनेशन चेंज करना चाहूँगा मैं, क्षमा चाहता हूँ। किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस सबसेल में प्रवेश पाता है तो एस ब्लॉक का तत्व। कोई भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी सबसेल में जाना चाहता है या जाता है तो उसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यदि डी ब्लॉक में जाता है, डी उपकक्षा में जाता है, डी सबसेल में प्रवेश पाता है किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उसे डी सबसेल यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है। ये दो चीज़ें आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए इन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा और जो नहीं पढ़े हुए हैं इन दोनों पर फोकस किया जाएगा। यदि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में प्रवेश पाता है, एफ उपकक्षा में प्रवेश पाता है तो उसे एफ ब्लॉक का तत्व या एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, ठीक है। अफवाऊ का नियम आपने सीखा होगा, तो एक बार अफवाऊ का नियम थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ मैं और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अफवाऊ का नियम क्या था। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p। चलिए नेक्स्ट 3d 4d 5d 6d। नेक्स्ट 4f 5f और 6f। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया कि एस पी डी एफ जी एच आई काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो अपने को मैटर नहीं करता है क्योंकि अभी तक जो
एलिमेंट्स खोजे गए हैं वो समथिंग 119 के समथिंग हैं, 119 के समथिंग एलिमेंट्स हैं खोजे जा चुके हैं। तो जितने भी आगे खोजते जाएंगे तो सब सेल बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार से अब आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती क्या है। तो अफबाऊ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो हमेशा इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हमेशा इधर से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 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 इधर से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हमेशा इधर की ओर से इलेक्ट्रॉन ही फिलिंग होंगे, अन्यथा अगर आपने उल्टा कर दिया तो सिस्टम बेकार हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इधर से ही होगी, इधर से। ओके, ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अप टू डाउन होगी, ना कि डाउन टू अप होगी। ठीक है, अप टू डाउन होगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया। तो ये था अफबाऊ का नियम जो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। इसको ही थोड़ा एक्सटेंड करते हुए मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। तो आप देखना, लिखने की कोशिश करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से लिखा जाता है। 1s सबसे मिनिमम ऊर्जा, फिर उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3s के बाद 3p 4s 4s के बाद हम सीधा जाएंगे 3d पर। तो यहाँ पे 3d और 3d के बाद जाएंगे हम 4p प्लस 5s 4p 5s और 5s के बाद हम जाएंगे 4d पर 4d और 4d के बाद हम जाएंगे 5p पर 5p और 5p के बाद हमारा आएगा 6s और 6s के बाद आने वाला है 4f 5d 6p 4f 5d 4f 5d 6p 6p 4f 5d 6p और 6p के बाद आने वाला है 7s और 7s के बाद आएगा 5f और 5f के बाद आएगा 6d एंड 6d के बाद आएगा लास्ट 6f। ओके, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। तो थोड़ी सी जानकारी और देते हुए मैं आगे को इस बात को आज यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश करूँगा, जल्दी फिनिश करूँगा क्योंकि सेटलमेंट करने में थोड़ा सा देर हो गया था इस वजह से। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक न्यूनतम यानी कि आधुनिक तरीका यही है लिखने का। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं ये बात। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड है। इस मेथड को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे समझिएगा प्लीज़, नॉन डिस्टर्ब। समझने की कोशिश करिए कि हमने अभी पढ़ी थी कि एस सब सेल, तुम कहो कीजिए हाँ पढ़ी थी, सब पढ़ी थी। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि एस सब सेल में क्या होता है, एस सब सेल में एक उपकक्षा होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो सकती है, वो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो फिलिंग होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग होगी। पाउली का अपवर्जन नियम सभी ने सीखा है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार पहले मैक्सिमम सिंगल फिलिंग होती है, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है पी सबसेल। पी सबसेल में क्या होता है, इसमें 3 उपकोष होते हैं, सबसेल होती हैं 1 2 3। सारा का सारा गेम जो आगे आने वाले चैप्टर्स में वो इन्हीं का चलने वाला है, इसलिए आज मैंने उसका बेसिक समझा दिया है आप लोगों के लिए। तो इसमें 3 सबसेल्स होती हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिलिंग हो सकते हैं, मिनिमम आप 0 फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है डी सबसेल। डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कितने हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं 5। इसमें कितने हो सकते हैं भाई, इसमें हो सकते हैं नहीं 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 सबसेल होती हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इसमें सबसेल होती हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें 10 आ सकते हैं। 10 कैसे आ जाएंगे भाई, 10 ऐसे आ जाएंगे, 1 में 2 आ सकते हैं, है ना। तो 1 2 इस टाइप से 1 2 1 2 1 2 1 2, ओके। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगे इसमें, ओके। ध्यान है सभी को ये बातें। इसके बाद आती है एफ सबसेल। एफ सबसेल में क्या होता है, तो एफ सबसेल में ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में अध्ययन करने से पहले या इस चैप्टर में प्रवेश करने से पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें होती हैं 7 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को कहते हैं उपकोष या उपकक्षा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 1, ठीक है। 7 हो गए यहाँ पे। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 14, ओके। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, एस में 2, पी में 6 10 14। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, नोट भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी कहे वैसा आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं आपके लिए। जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो किसी भी सबसेल में 0 होगा, ठीक है। अब ये जो सबसेल्स का नंबर लिखा हुआ है, इसी से ही पता चलेगा कि किस सबसेल में कितना नंबर मौजूद है, ठीक है। ये शो करता है किसी भी नंबर का क्लास यानी कि कक्षा, ठीक। तो यहाँ देखने की कोशिश करिए, ये 2s और 2p एक ही कक्षा के हो गए, 3s 3p 3d एक ही कक्षा के हो गए, 4s 4p 4d 4f एक ही कक्षा के हो गए। इसी टाइप से चलने वाली है आगे की कक्षाएं। ये सारी की सारी आपको याद होना चाहिए, खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आगे की कक्षाएं आपके साथ में
आता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही मुस्कुराते हुए, और आप सभी का सहयोग चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देना चाहूँगा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।